नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 12 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका ज्ञान का अड्डा में। आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई 2020 से 12 जुलाई 2020 तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी बन सकते हैं उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड का नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। फ्रेंड्स, अभी DRDO ने दिल्ली में बन रहे देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में गलवान शहीदों के नाम पर विभिन्न वार्डों का नामकरण करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया था और उसमें चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। आइए जानते हैं गलवान घाटी के बारे में। गलवान घाटी गलवान नदी के द्वारा बनाई जाती है। यह चीन द्वारा भारत के लद्दाख संघ क्षेत्र में प्रशासित विवादित अक्साई चीना क्षेत्र में है। यह काराकोरम श्रेणी के पूर्वी हिस्से में सेमजंगलिंग के पूर्व में स्थित है। यह सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचों में सुधार किया जाएगा और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कुछ कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के साथ हुआ था। मूल रूप से मैसूर राज्य के रूप में यह जाना जाता है। इसे 1973 में कर्नाटक का नाम दिया गया था। यह राज्य कर्नाटक क्षेत्र में मेल खाता है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 6.4%। रेटिंग एजेंसी ने कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ दर को घटा दिया है। इससे पहले मई में 2020-21 में GDP का अनुमान 1.5 से 1.6% गिरावट का अनुमान जताया था। केयर रेटिंग्स ने कहा है कि देश में जुलाई में भी लॉकडाउन जारी है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ की कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक किया है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 40। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने को लेकर प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई हैं। सिक्स फॉर जस्टिस एक अमेरिकी आधारित अलगाववादी समूह है जो पंजाब से खालिस्तान के रूप में पंजाब के अलगाववाद का समर्थन करता है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। इसका जो मुख्य कार्यकारी है जतिंदर सिंह ग्रेवाल है। इसका कानूनी सलाहकार गुरप्रीत सिंह पन्नू है।
इसका संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू है। उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सोलर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, एमपी ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और भारत की सौर ऊर्जा निगम की एक ज्वाइंट वेंचर है। इस प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट हैं। तीनों इकाइयाँ 250-50 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगी। तो जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल है। इसके गवर्नर हैं लालजी टंडन और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ अन्य योजनाएं भी संचालित हैं, जैसे मध्य प्रदेश ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल, मध्य प्रदेश हमारा घर हमारा विद्यालय, और इसके अलावा है रोजगार सेतु, मध्य प्रदेश रोजगार सेतु योजना, और इसके अलावा मध्य प्रदेश स्किल कोरोना कैंपेन भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के गरीब लोगों को साफ ईंधन मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना मई 2018 में शुरू की गई थी। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश एक संघ शासित प्रदेश था जो कि 1 नवंबर 1956 को बना था। इसको राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया। इसकी राजधानी शिमला है। वर्तमान में इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके वर्तमान गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। इसके चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सिद्धार्थ मुखर्जी। सिद्धार्थ मुखर्जी को ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का अवार्ड दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता और लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया है। आइए जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। यह 1917 में जोसेफ पुलित्जर की द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले
विदेशी और देसी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है 4 साल। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि उभरते हुए खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ओलंपिक सहित सभी बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2024 तक तथा 2028 के ओलंपिक्स खेलों की तैयारियों के लिए भी यह उपयोगी होगा। टोक्यो ओलंपिक को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनज़र सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा की है? सो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का फैसला किया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। साल 1984 में तय नियमों के तहत किसी भी सदस्यता वापस लेने के साल भर बाद ही देश को WHO से निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाये चुकाने होंगे। आइए जानते हैं WHO के बारे में। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। WHO संविधान, जो एजेंसी की शासी संरचना और सिद्धांतों को स्थापित करता है, अपने मुख्य उद्देश्य को स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर के लिए सभी लोगों द्वारा प्राप्ति के रूप में बताता है। इसके जो हेड्स हैं वो हैं टेड्रोस एधनोम, सौम्या स्वामीनाथन और जेन एलिसन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है इंजेति श्रीनिवास। इंजेति श्रीनिवास को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक वो 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। श्रीनिवास ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वो पहले कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने का समझौता किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है 3023 करोड़ रुपए, 3023 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन देने को $40 करोड़ की ऋण सहायता देने की घोषणा की है। यह गंगा नदी के पुनरुद्धार का कार्यक्रम है। विश्व बैंक ने कहा कि दूसरी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना से नदी का प्रदूषण कम करने और नदी बेसिन का प्रबंधन मजबूत करने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो पूंजीगत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गरीब देशों की सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। इसमें 2 संस्थान शामिल हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में। अभी इसमें जो मेंबर हैं वो 189 कंट्रीज़ हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को की गई थी। इसके जो फाउंडर हैं वो जॉन मैनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर
वाइट है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया। यह ऐप राज्य के सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग ने दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए बनाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स को आसानी से स्कैन और एडिट किया जा सकता है। इसका डाटा किसी सर्वर में नहीं रहता बल्कि फ़ोन में ही रहता है, लिहाजा यह सुरक्षित ऐप है। आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसकी राजधानी कलकत्ता है। इसके जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। इसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। इसका हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है और इसके चीफ जस्टिस राधाकृष्ण हैं। पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत में एक राज्य है। हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसकी राजधानी जैसा कि मैंने बताया कोलकाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेडिंग पोस्ट और ब्रिटिश राज की राजधानी के रूप में अपने अतीत के स्थापत्य और सांस्कृतिक अवशेषों को बरकरार रखता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है 1 लाख करोड़। सरकार ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इस कोष की स्थापना उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी उद्यमों, किसान समूहों को कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा सुविधाओं और माल के रखरखाव की स्थापना हेतु वित्तीय समर्थन देने के लिए किया जाएगा। कृषि अवसंरचना कोष प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने MCA यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है 2 साल। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 वर्ष का कार्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल थी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने के लिए भी कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि 2020-21 से MCA पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। आइए जानते हैं AICTE के बारे में यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बारे में। इसकी स्थापना नवंबर 1945 में एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च निकाय के रूप में की गई थी ताकि तकनीकी शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर सर्वेक्षण किया जा सके और देश में तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत तरीके से विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है? इसका सही जवाब है 89 एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, भारतीय सेना ने 89 ऐप्स बैन कर दिए हैं। सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। पिछले दिनों हुए गलवान घाटी में चीन सेना से झड़प के बाद भारत में चीनी सामानों, चीनी व्यवसायों का विरोध हो रहा था। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार ने भी टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप को अपने यहाँ प्रतिबंधित करने जैसा एक कदम उठाया। भारत सरकार के फैसले के बाद इन ऐप्स को गूगल प्ले से भी हटा दिया गया है। हालांकि जिन स्मार्टफोन में ये ऐप पहले से मौजूद हैं
उनमें ये काम करते रहेंगे, लेकिन सेना को अपने महकमे से जुड़े सभी कर्मियों को ऐसे सभी ऐप डिलीट करने का ताज़ा आदेश जारी करना पड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है जी आकाश। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 है। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वेश्वरन से प्रशिक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब विश्व में शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है 6। ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में हैं, जिनमें प्लानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाड़ी वाला ब्रिज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू कश्मीर सेक्टर में हैं। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है। आइए जानते हैं BRO के बारे में। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। सीमा सड़क इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी और जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के कर्मचारी BRO में मूल कैडर में होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। BRO के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। इसका जो भावार्थ है वो है सर्वम सर्वम साधम, अर्थात सब कुछ हार्डवर्क के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को समाप्त करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश की ताकि वे यहाँ नया जीवन शुरू कर सकें। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय कानून लागू करने के चीन के कदम से खतरा है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? इसका सही जवाब है नेपाल। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है।
जो कि दक्षिण एशिया का एक देश है। यह मुख्य रूप से हिमालय में स्थित है, लेकिन इसमें भारत गंगा के मैदान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। यह जनसंख्या के हिसाब से 49वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से 93वां सबसे बड़ा देश है। इसका गठन राजतंत्र के रूप में 1768 में हुआ था। यह संघीय गणराज्य 28 मई 2008 को बना और वर्तमान संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। इसकी राजधानी काठमांडू है। इसका राष्ट्रीय गान श्यान थुंगा फुल्का है। इसकी जनसंख्या 2.81 करोड़ है। इसके वर्तमान प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली हैं और इसकी करेंसी नेपालीज रुपी है। फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? इसका सही जवाब है भारत। ओपन स्काई समझौता दो देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है, जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश यानी ओपन स्काई हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति देती है। सो फ्रेंड्स, हमारी डिस्कशन में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।